Hello friends, welcome to Science World. In this video, we will discuss about Hooke's law and Young's modulus. Hooke's law. रॉबर्ट हुक ने कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए मेटलिक वायर में वेट सस्पेंड करके उसे ऑब्जर्व किया उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है और फिर 1678 में एक लॉ दिया जिसे हुक्स लॉ कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, the extension produced in a wire is directly proportional to the load applied on it. बाद में ये पाया गया कि ये लॉ सिर्फ वायर के एक्सटेंशन तक के ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम और भी कई तरह के डिफॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हुक्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस. Strain is directly proportional to stress, stress is directly proportional to strain और stress is equals to E into strain, जहाँ पे E कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और उसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है. हम E को ऐसे लिख सकते हैं, E is equals to stress upon strain. Therefore, within the limit of elasticity, the ratio of stress and strain is called the elastic constant. इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग होती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है. ऐसा यूनिट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट. इलास्टिक कांस्टेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. यंग्स मॉड्यूलस. अगर हम किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से उस बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, तो फिर वहाँ इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है. इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस. इट इज डिनोटेड बाय वाई. मैथमेटिकली यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. मान लीजिए आपके पास कोई वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है. जब हमने उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई किया तो उसकी लेंथ स्मॉल अमाउंट इंक्रीज हो गई और वो इंक्रीज लेंथ स्मॉल L है. तो इसमें से हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल लेंगे, वो आ जाएगा फोर्स अपॉन A और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू को पुट करके यहाँ से यंग्स मॉड्यूलस निकाल लेंगे. यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू F कैपिटल L अपॉन A स्मॉल l. जब हम इक्वेशन 1 में A की वैल्यू 1 पुट कर दे और कैपिटल L को हम इक्वल मान लें स्मॉल l के, then y is equals to F. Therefore, Young's modulus of the material of a wire is numerically equal to the deforming force required to double the length of wire of unit area of cross section if this change is within the limit of elasticity. ये theoretical definition है Young's modulus की, लेकिन practically जब हम किसी वायर में deforming force apply करते हैं उसकी लेंथ डबल करने के लिए, तो वो deforming force लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा हो जाता है. अगर हम किसी वायर की लेंथ इंक्रीज करने के लिए उसमें एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी सस्पेंड कर रहे हैं जिसका मास कैपिटल M है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू mg, जहाँ g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ हम फोर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू mg कैपिटल L अपॉन A L. अगर वायर का रेडियस r है तो उसमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कितना आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर. सो y इज इक्वल्स टू mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l. यंग्स मॉड्यूलस की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यंग्स मॉड्यूलस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉलिड्स. यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही वो मटेरियल इलास्टिक होगा. जो मटेरियल स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा रहती है जिस मटेरियल की किसी सर्टन स्ट्रेन के लिए, वो उतना ज़्यादा इलास्टिक रहता है. अगर हम किसी स्मॉल स्फेरिकल बॉल को 2 डिफरेंट मटेरियल में कुछ हाइट से ड्रॉप करेंगे
तो जिस मटेरियल से टकरा के वो बॉल जितना ज़्यादा रिबाउंड होगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा।